बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हजरात, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन चैनल। मैं हूं आप सबका मेज़बान सईद इरफान फाजिल। इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम फ़न और फ़नकार में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, भरपूर प्यार देने के लिए। लगातार पिछले 5 साल से ये सीरीज़ चैनल पर चल रही है और कोशिश हमारी यही है कि वादिया कश्मीर का जो अनगिनत टैलेंट है, ख़ास तौर पर फ़नकारी को लेकर, अदाकारी को लेकर, ये सारा जो फील्ड आर्ट कल्चर से जुड़ा हुआ है, हम कोशिश करते रहते हैं कि दुनिया भर तक अपने खूबसूरत टैलेंट को दुनिया भर तक पहुंचाएं। नो डाउट अबाउट इट कि यंगस्टर्स को लेकर बात करें, एक डिफरेंट सा इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, मगर ये भी हम कह सकते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड ऑलवेज। क्योंकि एक ज़माना था जब टेलीविज़न सेंटर हुआ करता था, टीवी स्टेशन जिसे कहा जाता है, जो कि बाद में दूरदर्शन या बाकी चैनल्स, धीरे धीरे ये स्टैंडर्ड आगे बढ़ा और आज चैनल का एक बड़ा खुमार है। आपके हाथ में टेलीविज़न का रिमोट है और आप देख लीजिए कि कितनी सारी चैनल्स कनेक्टेड है। वो भी एक ज़माना था कि जब हम ब्लैक एंड वाइट सीरीज़ पर जी हाँ काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते थे, मगर आज आपके पास कई सारी टेक्निक्स है, कई कलर कॉम्बिनेशंस है, डॉल्बी डिजिटल थिएटर्स है। तो इन्हीं सारी सिचुएशंस को लेकर कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री क्या कहती है, कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त किस तरह का रुझान है और आजकल के आर्टिस्ट को कितना काम मिल रहा है। एक साइड से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के एंड से फिल्म पॉलिसी में भी वजूद में लाई जा रही है, फिल्मों की तरफ जो है टूरिज्म को भी रागिब किया जा रहा है और आने वाले टाइम में क्रिएटिव सिनेमैटिक बहुत सारी पोर्शंस के साथ कश्मीर को जोड़ा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हमने रिसेंटली देखा, सरकार के जानिब एक ऑर्डर भी आया था जिसमें खास तौर पर कश्मीर के आर्टिस्ट के लिए बात की गई थी। मगर जहां तक फिल्मों के हवाले से मैं बात करूंगा, पिछले 20 साल से मैदान में हैं हमारे दोस्त, जिन्होंने तकरीबन फिल्म्स या प्रोडक्शंस, डॉक्यूमेंट्रीज, सीरियल्स या कह सकते हैं कि कई ऐसे फीचर्स किए हैं जो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन किराम, मेरे आज के जो मेहमान हैं वो हम कह सकते हैं कि बजरंगी भाईजान सलमान खान की अगर फिल्म की बात करें तो उसमें भी उनका एक बड़ा खूबसूरत सा कैरेक्टर दिखाई दिया। साथ ही साथ हैदर की बात करें तो उसमें भी उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा काम किया। वागा एक जो डब्ड फिल्म है जिसमें वॉइस को डब किया गया था, उसमें भी उन्होंने बड़ा, इसी तरह से कई सारे प्रोडक्शंस उन्होंने की है। मेरे आज के मेहमान हैं जावेद खान साहब, आपका वेलकम है प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच इरफान साहब, बुलाने के लिए शुक्रिया। नाज़रीन किराम, जावेद भाई से आज हम बात करेंगे और जावेद भाई से हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करेंगे, फिल्मों की बात करेंगे। जावेद भाई, सबसे पहला मेरा सवाल कि पिछले 20 साल से आप मैदान में हैं, पिछले 20 साल से लेकर अभी तक आपने क्या रियलाइज़ किया कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री को लेकर? देखिए इरफान भाई, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें आज तक टिल डेट, जब हम आज के यहाँ पर बैठे हैं दो भाई, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री आज तक डेवलप हो पाई। फिल्म इंडस्ट्री कहीं है ही नहीं। बस फेसबुक पे कहीं किसी ने पोस्ट डाल दिया कि मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं फिल्म बना रहा हूँ, उससे फिल्म इंडस्ट्री डेवलप ना होती है ना हुई है कभी। ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें, कुछ लोग हैं जो फिल्म मेकिंग के नाम पे आगे आए हैं, कुछ फिल्में बनाई है, उसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन एक डेवलप्ड फिल्म इंडस्ट्री जिसे हम कह सकते हैं, अगर मैं बात करूं अपने ही स्टेट के दूसरे प्रोविंस जम्मू की बात अगर हम करें, जम्मू कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट होता है। डुग्गर फिल्म्स उन्होंने बनाई, उन्होंने हमारी हिंदी जो राष्ट्रीय भाषा है उसमें भी उन्होंने फिल्में बनाई, कुछ फिल्में उन्होंने बनाई। लेकिन हमारे कश्मीर प्रोविंस की मैं बात करूँगा, 1-2 फिल्में बनी हैं, उसके पर हम ये बात करें कि हम लोगों ने एक फिल्म इंडस्ट्री डेवलप की, वो मुझे लगता है कि नागुजारा है और इस चीज़ को कोई आगे मानेगा नहीं। जावेद भाई, आपने बड़े फिल्म बैनर्स के साथ काम किया, देखा जाए तो एक बड़े स्टार कास्ट के साथ काम किया। मैं जानना चाहूँगा कि कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि सलमान खान का बैनर, उसके बाद मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा खासा रोल, जबकि हम देखते हैं कि फिल्मों में कैरेक्टर तो मिलता है, मतलब साइड रोल वगैरह, या मगर आपका एक अच्छा खासा रोल रहा, आपकी एक अच्छी खासी प्रेजेंस रही, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी? इरफान भाई, मुझे ये कहते हुए बहुत ही फ़ख्र महसूस होता हूँ कि जहाँ कहीं भी मैंने काम किया, वो हैदर हो, वो बजरंगी भाईजान हो, कोई फिल्म हो, उसको एक ऑडिशन के थ्रू हमें जाना पड़ता है। फर्स्ट फिल्म जो हमारी थी 2013-12 की मैं बात करूँगा, जो हैदर थी, हैदर में जो मैंने डेब्यू किया था कश्मीरी एक इसके कैरेक्टर में, तो उसमें एक बाज़ाब्ता ऑडिशन हुआ था। ऑडिशन हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छे केजी प्रोडक्शन खावर जमशीद साहब के ऑफिस में उसका ऑडिशन हुआ था। तो उन दिनों मुकेश छावरा जी की जो MCC कास्टिंग कंपनी, वही आए थे, तो वो यहाँ आए, उन्होंने एक कास्टिंग के लिए बुलाया था लोगों का। तो मुझे एक हमारे दूरदर्शन से वाबस्ता हमारे बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट, सीनियर डायरेक्टर शॉल साहब, अशरफ शाल साहब का फ़ोन आया। तो उन्होंने मुझे कहा, जावेद तुम कहाँ हो? मैं कहा सर मैं घर में हूँ। तो उन्होंने कहा तुम अलीजान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाओ, वहाँ पे ऑडिशन है,
ईमानदारी की बात है, मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आया कि ऑडिशन, मैं कहा सर मैंने तो ऑडिशन दिया है ना वो दूरदर्शन, बोला वो ऑडिशन नहीं, तुम वहाँ जाओ समझ आएगा। मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ मैंने 2 बंदों को देखा, एक लेडी थी और वैभव जिनकी अभी एंटी कास्टिंग के नाम से अपनी कास्टिंग एजेंसी है। वैभव सर से मैं मिला, वैभव सर ने मुझे बोला हेलो सर कैसे हैं, वो तो बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा ये कैरेक्टर है, इसको देख लीजिए, ये हम कर लेंगे। तो लकीली जो वो कैरेक्टर था, जिस कैरेक्टर के लिए वो मुझे ऑडिशन कर रहे थे, उस दौर से हम गुजरे थे, जिस टर्माइल से हम गुजरे थे वो हमने देखा था। तो मुझे वो बहुत जल्द समझ आया कि ये क्या है, हमारे साथ ये चीज़ गुजरी है, क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा सर ये हम, तो विद इन आई थिंक विद इन 3 और 4 मिनट्स मैं जाकर उनके पास पहुंचा। मैं कहा सर करे, उन्होंने कहा यू गेट इट, मैं कहा हाँ सर यस आई गेट, बोला करे, मैं कहा हाँ सर चलिए करते हैं। तो हमने वो ऑडिशन किया। जब मैंने वो ऑडिशन किया तो दे वर थ्रिल्ड, बहुत खुश हुए। वो बोले जावेद जी हम सुबह से यही ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, वी आर सो लकी आप आए, थैंक यू वेरी मच। तो एक शुरुआत हुई। तो हैदर में मेरी उसके बाद कॉल आई, सर आप सिलेक्ट हुए हैं। तो फिर यहाँ जो हमारे लोकल ये थे उनके साथ हुए। तो उसके बाद उसी कास्टिंग कंपनी ने उसके बाद बजरंगी भाईजान की। तो उस कास्टिंग कंपनी को ऑलरेडी मेरा प्रोफाइल था, उनको मेरे पोटेंशियल का पता था, तो उन्होंने रिकमेंड किया था मुझे बजरंगी भाईजान के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि उसके बाद मैं मुंबई चला गया। यहाँ तो हम बहुत इजी लेते हैं ऑडिशंस को, बहुत इजी जी, कि हमारे पास वहीं से कॉल आता है आप ऑडिशन के लिए आ जाइए, आपके लिए रोल है। फिर जब मैं मुंबई पहुंचा, मुंबई में रुका, मुंबई फिर मुझे ऑडिशंस के लिए जाना था। तो मैंने पूछा लोगों से कहाँ जाना होता है क्या, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक जगह है आराम नगर 2, आराम नगर 1, वहाँ पर आपको जाना है। तो वहाँ पर जितनी भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री की कास्टिंग एजेंसीज है वहाँ जाकर आपको ऑडिशन देना है, फिर बाकी आपका लक और आपका पोटेंशियल, आप क्या कर सकते हो। तो मैं आराम नगर जाने लगा। आराम नगर में मैंने एक चीज़ देखा, ये मैं यहाँ के लड़कों को बोलना चाहता हूँ जो इस ऑडिशन को बहुत ही ईजी लेते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने हर एक ऑफिस के बाहर 300, 400 लोगों को खड़ा देखा, 500 भी कहीं। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा, तो मैं भी खड़ा रहा कहीं कहीं पे। तो उसमें क्या होता था, फिर जब हम वहाँ खड़े रहते थे, खड़े होने के बाद फिर ऑफिस से कोई लड़का कोई लड़की आती है, 3 ऐसे नज़र मार के वो क्या कहती है, सर यू 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 एंड यू, आप सर रहिए, रेस्ट अनफिट। 500 में से 5 या 10 लोगों को वो रोकती है। रोकने के बाद 490 लोगों को दिन भर वेट करने के बाद अनफिट, वहीं कोई ऑडिशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सर आपका लुक नहीं मैच हो रहा है, आप लोग जाइए। इस स्ट्रगल से फिर मैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये जद्दोजहद और ये स्ट्रगल, और उसके बाद जी हाँ 500 की एक खूबसूरत कतार में आप खड़े हैं, उसके बाद आपको चांस मिलता है। चलिए मैं जानना ये चाहूँगा कि आपने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री अभी बन नहीं पा रही है, यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक साइड से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के एंड से जो फिल्म पॉलिसी की बात की जाती है, पिछले 3 साल से बात की जाती है, अब अमेंडमेंट्स, नए अमेंडमेंट्स, नई चीज़ें उसमें ऐड ऑन की गई है। क्या आपको लग रहा है कि सच में यहाँ के फिल्म मेकर को या फिल्म फेटर्निटी के आर्टिस्टों को पिछले 3 साल से कोई फायदा मिल रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। मैं यहाँ की बात नहीं करूँगा, मैं पूरी फिल्म फेटर्निटी की ही बात करूँगा। वो बॉलीवुड हो, वो टॉलीवुड हो, वो हॉलीवुड हो, या वो हमारा कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री, अभी तक आज की डेट तक अभी तक कोई भी पैसा डिसबर्स नहीं हुआ सब्सिडी के नाम पे, एक भी पैसा नहीं। भले ही आज की डेट में हम लोग कहते हैं कि अभी तक हमने 300 परमिशन ग्रांट किए हैं, 300 शूटिंग्स यहाँ हुई है, लेकिन 300 शूटिंग में भी अभी तक कोई पैसा डिसबर्स नहीं हुआ है, एज पर जो मेरी नॉलेज है, ये नहीं हुआ। तो अभी जो फिल्म वाले बाहर से आते हैं, डेफिनेटली आप देखिए यूपी की बात अगर हम करें, यूपी में लखनऊ में कितनी शूटिंग्स होती हैं, उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि सब्सिडी है, और सब्सिडी एक 25%, 30% जो भी है एकदम ओपन है। और फिल्म जो उन्होंने पॉलिसी रखी है, फिल्म पॉलिसी के थ्रू वो जाते हैं और वो अपनी पॉलिसी वहाँ से उठाते हैं। इसी तरह अगर हम लंदन की बात करें या किसी भी फॉरेन कंट्री में जो हमारे इंडिया की शूटिंग्स होती है, उसमें सब में आपको सब्सिडी मिलती है, तब जाके यहाँ का फिल्म मेकर लंदन जाता है। ये ऐसे ही नहीं जाता है, यूरोप इसीलिए जाता है
जो मोरक्को हम लोग शूटिंग करने के लिए आप देखते हैं, वहाँ सब इंडस्ट्री को सब्सिडी मिलती है। लेकिन कश्मीर की सब्सिडी के बारे में अभी जब तक लोगों को कुछ प्रैक्टिकली हाथ में आएगा नहीं, लोग तब तक बोलेंगे नहीं। और जो भी अमेंडमेंट की बात आपने की इरफान भाई, लास्ट जो हमारी फिल्म पॉलिसी थी उसमें जो कुछ चीज़ें थी, मुझे लगता वो अभी जो अमेंडमेंट हुई उससे बेहतर थी। देखिए, कश्मीर की इंडस्ट्री जैसे मैंने पहले ही कहा कि अभी डेवलप हुई नहीं, कहीं पे इंडस्ट्री है नहीं। अब इसमें आपने एक और बार लगा दिया कि आपकी फिल्म का कॉस्ट कम से कम 50 लाख रुपया होना चाहिए, तब जाके आपको सब्सिडी मिलेगी। एक नई इंडस्ट्री भी कहीं पर एग्जिस्ट नहीं हो रही है और आपको पहले 50 लाख रुपया खर्चा करना है, उसके बाद उस पर आपको सिनेमा में जाना है, OTT पे जाना है, तब जाकर स्टेट गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। आप मुझे कहिए कि ये जब जिन्होंने भी ये पॉलिसी बनाई है, उन लोगों को पहले मुझे ये सोचना चाहिए था कि अगर हम ये पॉलिसी बना रहे हैं किन के लिए बना रहे हैं, कहाँ है इंडस्ट्री। चलिए, आपने बॉलीवुड के लिए 5 करोड़ रख दिया, 10 करोड़ रख दिया, अच्छा है, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने एक बार रखा है 1.25 CR हम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। चलिए, उनके लिए एक अच्छी बात है, वो लोग उस काम पे करते। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आपको कोई भी बार नहीं खड़ा करना है। आपको ये रखना है कि कोई भी फिल्म मेकर 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, अल्लाह करे कल हमारी फिल्में 100 करोड़ तक पहुंच जाए, लेकिन डेवलप तो कीजिए ना। कहीं पे डेवलपमेंट है ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री कहीं है नहीं, तो आप हमें बता रहे हैं पहले 50 लाख खर्च करो तब हम आपको सब्सिडी देंगे। हाउ इट इज पॉसिबल? नाज़रीन किराम, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फन और फनकार। मेरे आज के मेहमान हैं जावेद साहब, और जावेद साहब जो है एक अच्छे फिल्म आर्टिस्ट है, फिल्म एक्टर हैं, और कई सारी फिल्मों के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है, एक बड़े बैनर्स के साथ। जबकि हमने बात ऑलरेडी छेड़ी थी पहले, तो आइए वीडियोस देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइव कर लेते हैं इनका वो खूबसूरत सा सफ़र, सलमान खान का हो या फिर फिल्म हैदर का हो, वागा हो, या बाकी जो इन्होंने काम किया है। ये एक शॉर्ट क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद जी हाँ सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बिल्कुल फन और फनकार। रहे थे, हमारी बेटी बहुत ज़हीन है, पढ़ेगी लिखेगी तो हमारा नाम रोशन करेगी। अच्छा, अब मास्टर जी बताएंगे कि हमारी बेटी क्या करेगी, क्या बनेगी पढ़ लिख कर। शादी करके उसको ससुराल जाना है, ससुराल में ढंग से काम नहीं करेगी तो हमारी नाक कट जाएगी। हाँ नहीं, वो तो मैं बस शादी करनी है उसकी। तुम्हें पता है कितने पैसे लगते हैं शादी में? आज से ही जमा कर रहा हूँ। रूही को काम काज कर सिखाओ, और तुम भी जाओ काम करने को जाओ। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फन और फनकार। सफर को आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा कि जावेद साहब किस तरीके से जी हाँ अपना खूबसूरत किरदार अदा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सफर में, इनसे और भी खूबसूरत बातें। जावेद साहब, आपसे जानना चाहूंगा, अभी तो फिल्म पॉलिसी की बात करते, फिल्म मेकिंग की बात कर रहे थे, आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी का हाल बताइए जरा मुझे। पिछले 20 साल से कश्मीर में कैसा है? हम तो देखते हैं आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है। अब तो क्रिएटिविटी के साथ अगर मैं बात करूं तो क्रिएटिविटी या वो सारी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है जिस पर पहले होल्ड होता था, या जिस पर पहले प्रॉपर पैनल बैठती थी जो सारी चीज़ें मॉनिटर करती थी। आज आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, शोर बहुत ज़्यादा है? देखिए इरफान भाई, हमारे जो मैं जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री को सेकंड नंबर पे रखता हूँ। पहली हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री, जो हमारी काशिर चैनल DD नेशनल, उससे हम उभरे हैं। वहाँ से हमने सीखा है अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से, क्योंकि हम किसी इंस्टीट्यूट से तो आए नहीं हैं। मैं FTI से नहीं आया हूँ, मैं NSD से नहीं आया हूँ, मैं सिंपल एक कश्मीर के घराने से आया हूँ। फिर जाकर दूरदर्शन मैंने ज्वाइन किया, रेडियो कश्मीर ज्वाइन किया, थिएटर ज्वाइन किया, तो आज जाकर मुझे कहीं पर फिल्म वाल इंडस्ट्री में भी और ये रिकॉग्नाइजेशन है कि जावेद खान कश्मीर में है। अगर उसके लिए कोई कैरेक्टर है तो मुझे मुंबई से डायरेक्ट कॉल आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे दूरदर्शन की देन है। मुझे ये बोलते हुए मुझे फ़ख्र महसूस होता है। लेकिन बदकिस्मती का आलम ये है कि 2010 में, जैसे हम सब लोग जानते हैं, कि दूरदर्शन के दरवाजे बंद हो गए। वो किन हालात में बंद हुए, क्यों हुए, क्या हुआ, उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हर वक्त गवर्नमेंट की एक अपनी पॉलिसी होती है, किस पॉलिसी के थ्रू वो चल रहा था, क्यों बंद हुआ। लेकिन उस बंद होने के बाद हमारी जो कश्मीर के आर्टिस्ट की हालत है वो कसम पुरसी की हालत है, जो सच है। बहुत परेशान है। हमारे सीनियर्स को
की मैं बात करूं वो भी, और जो सेकंड लाइन जिसमें हम आते हैं हम भी परेशान हैं। कुछ लोगों ने बदकिस्मती से वो जब घर में कुछ करने को नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ, तो शाम को फीड करने के लिए बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो वो दूसरे कामों में चले गए। मुझे यहाँ पर ये कहते हुए बहुत शर्म महसूस होते हैं कि हमारे कुछ आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत बड़े रोल किए हैं, जिनकी एक पहचान है, वो आज की डेट में ऑटो चलाते हैं। ये बदकिस्मती है। अब देखिए हर एक स्टेट की अलग अलग पॉलिसीज हैं। हमारे कश्मीर की जो कल्चरल एकेडमी है और जो बाकी स्टेट्स की एकेडमीज है, हर एक स्टेट में 3 एकेडमीज होती है, ललित कला, कल्चर एंड वन इज आर्ट, जिसे हम ये अलग अलग 3 डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर। ओके। आर्टिस्ट के लिए कल्चरल एकेडमी है, ललित कला लेखकों के लिए है, और दूसरी एकेडमी वो स्कल्पचर पेंटर्स उनके लिए काम करते हैं। तो तीनों को एक अलग फंड आता है। ओके। हमारी बदकिस्मती है ये तीनों कलाएं एक ही कल्चरल एकेडमी को दी गई है, फंड वही एक ही आता है। हमारी कल्चरल एकेडमी अब किसको कंपनसेट करेगी? इसको आर्टिस्ट को भी कंपनसेट करना है, लेखक को भी कंपनसेट करना है, स्कल्पचर पेंटर उसको भी कंपनसेट करना है। न ये उनको अच्छे से कर पाते हैं, न ये आर्टिस्ट को अच्छे से कर पा रहे हैं, न ये लेखक को अच्छे से कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कल्चरल एकेडमी। इस बात पर आज तक हमारी इंडस्ट्री, हमारे कश्मीर की गवर्नमेंट के साथ कभी कोई बात नहीं हुई। मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह आपके वसादत से मैं पहला बंदा हूं जिसने ये पॉइंट आपको छेड़ा होगा, और इस बात को बहुत सारे मेरे सीनियर वो भी अगर ये प्रोग्राम देखेंगे उनको भी समझ आएगा कि शायद जावेद सही कह रहा। हमारी नजरें बदकिस्मती है, वही चीज हमारी जो अभी पॉलिसी, फिल्म पॉलिसी बनी है, हम लोग हर वक्त यही सोचते हैं कि वहां से क्या आएगा। वहां से आने से पहले आप देखिए ना आप क्या दे रहे हैं। देने की भी तो कम से कम कहीं पर ये तो सोच लीजिए ना हम क्या दे रहे हैं। अच्छा जावेद भाई, एक बात मुझे बताइए, क्या ओपन डोर पॉलिसी के साथ साथ एक ओपन विंडो सिस्टम है? फॉर एग्जांपल फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, जैसे पॉलिसी तो है, पॉलिसी में पॉइंट्स क्या है, इसका अमेंडमेंट क्या है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, आपको लगता है ओपन है या थोड़ा कंफ्यूजन कियोस है? देखिए अगर जो लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं मुझे लगता है उनके लिए ओपन है। ओके। अगर जिनको पता नहीं है उनके लिए क्योस है। द थिंग इज व्हेन यू आर अ प्रोड्यूसर, अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो आपका पैसा लगना है इसमें। इसीलिए मैंने कहा था कि 50 लाख हम लोग के लिए एक बर्डन है। आप पैसा खर्चिए, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, आपको कोई ना कोई OTT लेगा, लेकिन क्वालिटी दीजिए ना। फेसबुक पे मत बोलिए मैं फिल्म मेकर हूं। अच्छा ये बताइए मुझे, आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं कि एक फिल्म मेकर अगर फिल्म मेकर है तो ये चारों काम खुद करता है? मुझे नहीं लगता अच्छी बात है। आई डोंट थिंक। देखिए आपको नहीं लगता है कि ऐसा हो रहा है? बहुत हो रहा है ना, वही मैं कह रहा हूं ना। आप प्रोड्यूस, डायरेक्टेड, एडिटेड, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन एंड दिस, व्हाट इज दिस? ये तो आपको फिल्म इंडस्ट्री की, मैं छोटी सी छोटी फिल्म की बात करूंगा जो एज लाइन प्रोडक्शन मैं करता हूं। छोटी सी छोटी फिल्म जिसका 1 CR या 1.5 CR का बजट होता है, मेरे कश्मीर में आके उनका क्रू कम से कम 60-70 से कम नहीं होता है। कश्मीर के 20 लोग जमा होके वो 100 पे पहुंच जाता है। वो नहीं चाहते कि हम पैसा बचाएं, पैसा तो हर बचाना चाहता है, लेकिन जिसका काम उसी को साझे। आप डायरेक्टर है, डायरेक्टर ही आपने वहां रख दी, कैमरा के सामने आ गए एक्टर बन के, एक्शन कौन बोलेगा? आपकी गलती कौन देखेगा? अच्छा, हाउ पर्सनली यू बिलीव दैट देयर इज अ प्रोफेशनलिज्म? बहुत कम। आई एम सॉरी टू से, वेरी सॉरी टू से, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जिसको प्रोफेशनलिज्म कहते हैं, जो मैंने देखा, जो मैंने इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से 15 साल से देख रहा हूं, वी आर लैकिंग दैट। कहीं नहीं है। प्रोफेशनलिज्म किसे कहते हैं? आप किसी को डांटेंगे उसे प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। आपको नहीं लगता है कि इसके लिए एक बाज़ाब्ता तौर पर एक पैनल होनी चाहिए जो बाज़ाब्ता तौर पर जज करेगी, जो बाज़ाब्ता तौर पर एक, मैं कहूँगा कि एक रिटन एग्जाम क्वालिफाई होगा, डिग्रियों पर ध्यान दिया जाएगा, या कह सकते हैं कि प्रोफेशनल आर्ट वर्क उसका जज किया जाएगा, उसके बाद उसको बोल सकते हैं भाई तुम इस काम के लिए लाए? बिल्कुल 100%। फिर हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, जो मास कम करके आते हैं, जो FTI से आते हैं, जो NSD से आते हैं, तो उनका काम है ना, ये वही तो है
क्यों हम एनएसडी मैं नहीं कहूँगा कि एनएसडी से जितने भी लोग निकलते हैं वो सब अच्छे एक्टर अच्छे डायरेक्टर बनते हैं, लेकिन अगर क्रीम देखेंगे वहीं से आई है। नसीरुद्दीन शाह साहब से शुरू करते हैं, राइट, वहीं से आए जी, एफटीआई से देखिए, जी, जितने भी बड़े बड़े ये नाम हम गिनेंगे या तो एनएसडी से आए होंगे या एफटीआई से आएंगे। क्यों? कहीं ना कहीं पे आपको ना नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जावेद भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली इसी चेयर पर अयाश साहब बैठे थे और आज आप दूसरे मेहमान हैं वो पहले जुड़े थे। ग्रामर के हवाले से मैं बात करूँगा, ज़बान के हवाले से बात करूँगा। आपको लगता है कि वो जो ग्रामर है, वो जो प्रोनाउंसिएशन है, वो जो ज़बान का ख्याल रखना है और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सोसाइटी के बारे में अगर कोई चीज़ आप प्रोड्यूस करते हैं, आपको लगता है कि वही चीज़ प्रोड्यूस करे जिससे सोसाइटी में खराबी, माशरा ख़राब ना हो, वो चीज़ अच्छी तरह से दिखाई जाए जिससे इम्पैक्ट पड़े, कि मीडिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है? देखिए, कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को आप लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? माध्यम से। किस माध्यम से पहुंचाएंगे? टेलीविजन, मुझे कहाँ पता है आज अभी इस वक्त बारामूला में क्या हो रहा है? आपकी वसादत से मैं शाम को न्यूज़ देखूंगा, मुझे पता चलेगा यार 11 बजे जब मैं यहाँ बैठा था बारामूला में ऐसे हो रहा था। तो ये मीडिया है। तो ये मीडिया खाली न्यूज़ का मीडियम नहीं है। एग्जैक्टली। ये मीडियम ड्रामा का भी है, फिल्म का, ये फिल्म का भी है, ये आपके गाने का भी है। हमारे कश्मीर का सॉन्ग जब लोगों तक आना चाहिए, उसमें कश्मीरियत ना दिखी तो फिर कश्मीरी सॉन्ग कहाँ से है? हमारे बोल कश्मीरी होने से कश्मीरी नहीं होता। जैसे हम लोग अभी हिंदी उर्दू में बात कर रहे हैं तो हम लोग हिंदुस्तानी तो हुए नहीं ना। हमारी जो ये है, हम कश्मीरी हैं, कश्मीर हमारा ये है। हिंदुस्तानी तो हम माशाल्लाह है, उसमें कोई ये नहीं, लेकिन हम कश्मीर से बिलोंग करते हैं। राइट। इससे मैं दिल्ली वाला तो नहीं ना बना, राइट। इससे, लेकिन कश्मीरियत तब रहेगी जब आपके गाने में, आपकी फिल्म में, आपके हर एक चीज में कश्मीरियत दिखे। बहुत खूबसूरत। मुख्तसर सा वक्त है, एक आखिरी सवाल। फिल्म सेलिब्रिटीज के साथ उठना बैठना अब लगातार सिलसिला जारी है, उनका क्या रद्द अमल है, वो उनकी सोच क्या है, ख़ास तौर पे कश्मीर के फिल्म फिटर्निटी के लिए, कश्मीर के आर्टिस्ट के लिए? नो डाउट कि वो वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, वर्ल्ड वाइड लोकेशंस पर जाते हैं, बड़े मंजे हुए आर्टिस्टों के साथ काम करते हैं। पंजाब आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कश्मीर को लेकर उनकी क्या सोच है, ख़ास तौर पर एक एक्टर को लेकर या यहाँ के क्रिएटिव मैन को लेकर? इरफान भाई, इसके लिए मैं आपको अपनी ही फिल्म के एक शॉट से आपको मैं ये करवाऊंगा। जब हम बजरंगी भाईजान कर रहे थे, बजरंगी भाईजान में आपने जब लास्ट में, जब मैं उसको बोलता हूँ सुल्तानपुर जो, और जब वो उसको पहचान लेते हैं कि बच्ची सुल्तानपुर की है, उसके बाद सलमान खान आके मेरा ये चूमता है। बिल्कुल। उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब आते हैं, वो भी मेरा हाथ चूम रहे थे। हाथ चूमने के बाद उन्होंने एक हरकत की है, लोगों ने शायद किया। सीन खत्म, हम लोग बैठ गए। बैठने के बाद हम लोग वैनिटी के बाहर बैठे थे, चेयर्स लगी थी, तो मैंने नवाज भाई से पूछा, मैं कहा नवाज सर क्या ये, बोला जावेद क्या बात कर रहे हो, हम तो कहीं रहे नहीं, सीन तो तुम खा गए, मुझे तो कुछ करना था जिससे मैं अभी दिखूं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। मैंने ये चीजें अपने वालिद साहब से सुनी है कि महमूद साहब के साथ अगर कोई बड़ा सा फिल्म एक्टर काम करता था, जब उसका बड़ा डायलॉग होता था, महमूद साहब अपने रिएक्शन से वो सारा सीन खा जाते। बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा हमारे पास कुछ रहा ही नहीं, तो ये तो माशाल्लाह, मैं ये अपनी बात इसलिए कही कि ये मेरे साथ गुजरा है, तभी मैंने ये आपको एक ये एग्जांपल दिया। बाकी हमारे कश्मीर के आर्टिस्ट, हम किसी भी फील्ड की बात करें, किसी भी फील्ड, माशाल्लाह लोहा मनवाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जिस भी फिल्म में हमारा कश्मीरी एक्टर जो भी जाता है, मैं खाली जावेद खान की बात नहीं करूंगा, जो भी जाता है वो माशाल्लाह डायरेक्टर को इम्प्रेस करके आता है। और ये कहीं कभी नहीं हुआ कि कश्मीरी एक्टर को बेइज्जती का सामना करना पड़े। माशाल्लाह सब लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट इस फील्ड से जुड़े हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, तो माशाल्लाह काम बहुत बढ़िया हो रहा है। जावेद भाई, मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बातचीत, और बातचीत फिल्मों को लेकर। यू हैव अ फैंटास्टिक करियर, हम दुआ करते हैं कि आगे इसी तरह से आप और भी जाएं
اور کشمیر کا نام تو آپ ریپرزینٹ کر ہی رہے ہیں, اب بالی ووڈ تک آپ کا نام پہنچ چکا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اینڈ وی وش یو آل دا بیسٹ فار نیکسٹ کمنگ فلمز جس کا ہمیں انتظار رہے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, تھینکس الاٹ. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ آج میرے مہمان جاوید خان صاحب تھے, اور 20 سال سے ان کا کریئر جو ہے ٹیلی ویژن, فلم, باقی ساری چیزوں کے ساتھ جڑا ہے, خاص طور پر آرٹ کے ساتھ جڑا ہے, ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, ایک وربل کمٹمنٹ کے ساتھ, اونرشپ کے ساتھ, میں کہوں گا ٹرو ویلیوز کے ساتھ انہوں نے بات کی فلم کو لے کر, فلم پالیسی کو لے کر, فلم میکنگ کو لے کر, ہمارے کشمیر میں کیا کچھ وجوہات ہے, کیا کچھ پرابلمز ہے, کہیں کچھ کس طرح سے امینڈمنٹس ہونی چاہیے, کیا کچھ پرابلمز, ڈرا بیکس یا لوپ ہولز ہے کہ بن نہیں پا رہی ہے, کیونکہ یہ بھی ایک ریئلائز کر رہے ہیں. جب یہ بڑے فلم سیلیبریٹیز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کا ماننا ہے کہ کشمیریوں کی ایک اپنی خوبصورت چھاپ ہے, ایک ویل اورینٹیڈ کوالٹیٹیو ایکٹرز ہے جو منجے ہوئے کلاکاروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اب ایکسپیکٹیشنز یہ ہے کہ جو فلم پالیسی ہے, فلم پالیسی کے ساتھ اب کام بھی جڑے گا اور کام آگے بھی بڑھے گا, تاکہ پنجاب, ساؤتھ, بامبے جیسی بڑی فلم انڈسٹری جو ہے وہ کافی گروم کر چکی ہے, اور کشمیر جو ہے ایک لائن اپ کے ساتھ آگے بڑھے گا, اور یہاں کی فلم فٹرنٹی کے ساتھ ایک فلم انڈسٹری اپنے ریجنل لیول پر کھڑی ہو جائے گی, جس میں خاص طور پر جی ہاں ایسے کلاکاروں کو کام بھی ملے گا جو کہ ایک انٹرنیشنل لیول پر ورلڈ وائڈ کشمیر کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, بہت بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ یہ کانورسیشن آج آپ نے فن اور فنکار کی پسند کی ہوگی. اگر پسند کی تو فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا, کیونکہ سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ گلستان نیوز کا آفیشیل پیج ہے, اس پہ بھی یہ پروگرام اپلوڈڈ رہتا ہے. آپ اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں, آپ اپنی سجیشنز ہمیں دے سکتے ہیں. فی الحال آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی, اجازت دیجیے. سید عرفان فاضل اور میرے کیمرہ پرسن جی ہاں سمیر وانی, اور خاص طور پر جی ہاں میرے ایڈیٹر کم گرافک ساحل مجید کو. بنے رہیے, دیکھتے رہیے گلستان نیوز چینل. خدا حافظ.